और आज के जो लेक्चर कंटेंट्स हैं, कल हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने कूलम्स लॉ देखा था, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो टुडेस लेक्चर इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखेंगे और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है, नेगेटिव चार्ज या कलेक्शन ऑफ चार्जेस उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टू पॉइंट चार्ज देखेंगे, फिर एक हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखेंगे कि उसकी मोशन कैसे होती है, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो फील्ड लोकेशन प्रॉब्लम्स, और इसमें हम डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे जिन केसेस में जो है वो हम किस तरह से जीरो फील्ड लोकेशन मालूम कर सकते हैं, और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कूलम्स लॉ डिस्कस किया था, और आपका जो सिलेबस है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टॉपिक है द कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टार्ट करेंगे। सो अगर हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करें बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप जानते हैं कि अगर दो चार्जेस पड़े हुए हैं तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है वो दैट इज k q1 q2 ओवर r स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है दैट इज gm1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो इसमें ये जो k है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये जो g की वैल्यू है वो होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो अगर हम इनके कंपैरिजन की बात करें, दोनों ही नेचुरल फोर्सेज हैं जिनमें सिमिलरिटीज़ हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। दोनों ही नेचुरल फोर्सेज हैं, दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। ये पॉइंट चार्जेस के लिए है, ये पॉइंट मैसेज के लिए है, क्योंकि दोनों ही सेंट्रल फोर्सेज हैं, इसलिए दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो ये तो इनके दरमियान सिमिलरिटीज़ होगी। अगर आप इनके दरमियान डिफरेंसेस की तरफ देखें तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि कूलम्स फोर्स बहुत ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। आपकी बुक में न्यूमेरिकल है 12.1 में आपने देखा भी होगा कि जो रेशो है FE/FG का वो आपने कैलकुलेट किया होगा। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है स्टूडेंट्स ये ऑलवेज क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। इसके अलावा आप चीज़ एक देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इट्स अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। आप जानते हैं कि F मीडियम इज लेस देन F वैक्यूम, हमने पढ़ा भी था। तो ये जो है इट्स अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, सो दैट इज व्हाई इट कैन बी शील्डेड बट द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी शील्डेड। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये दो चार्जेस के दरमियान होती है, और उन चार्जेस का मैस ही होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट वेयर द इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रेजेंट, क्योंकि मैस तो उनका भी होगा ना चार्जेस का भी, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगी। जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज प्रेजेंट ओनली बिटवीन टू मैसेज एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रेजेंट हो। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का, और ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। अब हम जो है आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस तरफ आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो अगर इफ यू टॉक अबाउट द फील्ड अराउंड अ चार्ज, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि सपोज एक चार्ज हमारे पास Q1 ये है, Q2 हमारे पास चार्ज ये है, और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो r है। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि देखिए हम कहते हैं कि F = k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, इन दो चार्जेस के दरमियान ये फोर्स लगती है। तो इन दो चार्जेस के दरमियान कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट तो नहीं है, नंबर वन। और नंबर टू ये भी सोचने की बात है कि अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे पे फोर्स कैसे लगाते हैं। दरअसल जितनी भी फोर्सेज ऑफ नेचर हैं इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके मुतालिक आप जानते हैं कि दो क्वेश्चंस हैं जिनको साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया। नंबर वन, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीस फोर्सेज, और नंबर टू के व्हाट इज द मैकेनिज्म थ्रू व्हिच फोर्सेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीस फोर्सेज, इस पर काम हो रहा है। साइंटिस्ट एक थ्योरी है जिसको आप बोलते हैं ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, उस पर काम करें। अकॉर्डिंग टू दी साइंटिस्ट ये जो पांच फोर्सेज हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, दरअसल ये पांच फोर्सेज नहीं है, ये एक ही फोर्स की मुख्तलिफ शक्लें अकॉर्डिंग टू ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। और फिर साइंटिस्ट ने इन तमाम फोर्सेज को कंबाइन करना स्टार्ट किया। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स कंबाइन होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन गई, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ इलेक्ट्रोवीक फोर्स बन गई, जिसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम का भी आता है। तो ग्रेजुअली साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू प्रूव दैट दीज आर नॉट फाइव फोर्सेज, दीज आर द फाइव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल फोर्स, एंड व्हेन दे फाउंड दैट व्हेन दे कंबाइन ऑल दीज फाइव फोर्सेज इनटू अ सिंगल फोर्स, देन दे माइट बी एबल टू डिस्कवर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेज। ये उनकी थ्योरी है। जो दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ दीज फोर्सेज आर ट्रांसमिटेड, उसमें आप जानते हैं कि माइकल फैराडे ने कहा कि लाइक चार्जेस के बारे में कि इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर, कि जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे चार्ज के इर्द-गिर्द एक रीजन होगा, जिस रीजन में वो वाला चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। सो उसी से फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। नाउ सपोज वी हैव दिस चार्ज Q, एंड दिस चार्ज Q इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज बेटा वो चार्ज होता है जिसकी वजह से फील्ड जनरेट होती है। सपोज ये जो हमारे पास एक सोर्स चार्ज है उसकी वजह से ये एक फील्ड क्रिएटेड है, और हम इस सोर्स चार्ज की फील्ड में यहाँ पर एक और चार्ज ला के रख लेते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल चार्ज, इट हैज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, एंड दिस चार्ज इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज, एंड दिस टेस्ट चार्ज इज ओनली हियर जस्ट टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ दिस चार्ज। इसकी अपनी फील्ड ना होने के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है, और ये फील्ड इसकी चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करती। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि ये वाला चार्ज सपोज इट्स अ पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हमेशा होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज पर एक फोर्स लगाता है, तो वो जो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। और अगर आप फोर्स की वैल्यूज पुट कर दें कि ये फोर्स की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, इसकी अगर हम इस फोर्स को इस सिचुएशन में लिखेंगे तो आ जाएगा k q नॉट, k q q नॉट, तो k q नॉट ओवर r स्क्वायर इंटू q नॉट, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q over r square. This expression is called electric field intensity E at a point due to point charge. And as you know, just like electric force, electric field intensity at a point due to a point charge also depends upon the medium between two charges. तो E vacuum जो है आपके पास वो है 1/4 pi epsilon naught q over r square. And remember this charge is a source charge. It's not a test charge. ये जो point charge है ये source charge है q. ये source charge है। तो अगर आप medium रखेंगे तो मीडियम की मौजूदगी में इट विल बी 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो जिस तरह से हमने कूलम्स फोर्स के लिए किया था, बिल्कुल वैसे ही हम देख सकते हैं कि हम ये शॉर्टकट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ई मीडियम इज इक्वल टू ई वैक्यूम ओवर ई आर। सो आप देख सकते हैं कि नियर द चार्ज ये जो डॉट्स हैं ये करीब करीब हैं, इसका मतलब है फील्ड स्ट्रॉन्ग है, एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज तो फील्ड वीक होगी। वही काम ये क्वेश्चन भी शो करवा रही है आपको, आर बढ़ेगा तो फील्ड क्या होगी, वीक होगी। So this is the electric field intensity due to a point charge and we have different field lines due to various charges। फिर हम चार्ज की फील्ड की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए instead of dots we use electric field lines। और आप जानते हैं कि if we have a positive point charge then the electric field lines are radially outward। And why they are radially outward? Because the test charge which we use is a unit positive charge by convention। So suppose we have a unit positive charge kept over here Q naught, तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। अगर यहाँ रखेंगे तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं these are the path adopted by the unit positive charge। यानी कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इधर रखें तो वो इस तरफ ट्रैवल करता हुआ जाएगा। एक्सक्यूज मी। सो इफ वी हैव अ नेगेटिव चार्ज, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो आप जानते हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं दे आर रेडियली इनवर्ड। एंड वंस अगेन व्हाई दे आर इनवर्ड, बिकॉज these electric field lines are the path adopted by that unit charge। और सपोज इफ वी प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर तो वो इस तरफ जाएगा। सो these are the field lines due to the isolated charges। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्जेस की बात करें, लाइक वी हैव टू ऑपोजिट चार्जेस, तो देखें अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इधर रखेंगे तो वो ट्रैवल करता हुआ किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस। एंड एज यू कैन सी दैट दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। यहाँ तो फील्ड की डायरेक्शन ये है, अगर आप किसी कर्व लाइन पर फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहें तो दैट डायरेक्शन इज टेंजेंट टू दैट फील्ड लाइन। And similarly, if we have same charges, positive or negative, so we get that point where E is 0। ये डायग्राम बुक में बनी हुई है। दिस पॉइंट वेयर E is 0 इज कॉल्ड न्यूट्रल जोन और दिस पॉइंट इज कॉल्ड फील्ड फ्री जोन, या हम इसको कहते हैं जीरो फील्ड लोकेशन। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो फील्ड लोकेशन, जिसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे भी सही। सो एक्चुअली अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ फील्ड लाइंस क्लोजर है आपस में, इसका मतलब है वहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। क्लोजर मीन्स आर कम है यहाँ पर पॉइंट चार्ज से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। और आप कहीं पर भी किसी भी डायग्राम में देख लें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, उसकी वजह ये है कि सपोज आई हैव दिस सोर्स चार्ज और ये उसकी दो फील्ड लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, दीज आर द पाथ एडॉप्टेड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फिर यहाँ पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है वो एक ही वक्त में इन दो रास्तों पे मूव नहीं कर सकता। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज ई कैन नॉट हैव मोर देन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, राइट। सो व्हाट अबाउट इफ वी प्लेस a charge in the electric field? Suppose we have this electric field और स्टूडेंट्स अगर आपको डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो और ऐसे फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हो तो समझ आया करें कि दिस इज द पॉजिटिव एंड एंड दिस इज द नेगेटिव एंड। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है Q नॉट, तो जब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी तो दैट फोर्स विल बी F इज इक्वल टू Q नॉट E। ये इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। और फिर यहाँ से आप जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma भी होता है, तो ma इज इक्वल टू QE और सिंपली a इज इक्वल टू QE बाई m। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी और ई की डायरेक्शन वही होगी जो इस पर लगने वाली फोर्स की होगी। तो अल्टीमेटली जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सेम होती है, राइट। सो अब दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर जिनको आपको देखने की जरूरत है। सपोज ये जो हमारे पास चार्ज है यहाँ पर जो हमने रखा हुआ है, इट्स एन इलेक्ट्रॉन। सो एक इलेक्ट्रॉन है जो हमने यहाँ रखा हुआ है एंड हमने जो इलेक्ट्रॉन है वो फायर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, शुरू में तो ये फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, वो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट होगी। और आप जानते हैं कि अगर फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट हो तो उसकी वेलोसिटी शुरू में ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी, फिर अल्टीमेटली स्टॉप करके वापस जब वो इस तरफ आएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइनली इट विल मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनली अगेंस्ट ई वो मूव करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जा रहा था, फोर्स इस तरफ लग रही थी, तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर 7 मीटर पर सेकंड, 6 5 4 3 2 1 0 और फिर वापस वो जब इस तरफ आना शुरू होगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर क्या होगा, फिर आप देख सकते हैं कि फील्ड इज यूनिफॉर्म, इट विल प्रोड्यूस हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और फिर वो अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा। लेकिन अगर इसी फील्ड में आप एक प्रोटॉन को रख देते हो, प्रोटॉन अगर आप रख दोगे तो फिर वो किस तरह मूव करेगा, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा तो इट विल इवेंचुअली मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर प्रोटॉन होगा तो वो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज फर्स्ट कीजिए हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, वी हैव अ फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज और ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ये फील्ड यहाँ से यहाँ जाते वक्त क्या होती है, वीक होती है। दिस फील्ड इज E इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर। तो सपोज यहाँ अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हमने जस्ट रखा है तो वो इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करेगा, एक तो वो अगेंस्ट E मूव करेगा। अच्छा यहाँ फील्ड थी यूनिफॉर्म तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहा। यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करता रहेगा डिस्टेंस कम होता जाएगा, जब डिस्टेंस कम होता जाएगा तो फील्ड क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, फील्ड बढ़ती जाएगी तो A इज इक्वल टू QE बाई m। अगर फील्ड बढ़ती जाएगी तो एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। सो इफ इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज
तो इट विल मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल इंक्रीज बिकॉज आर कम होता जाएगा तो ई बढ़ता जाएगा, और अगर ई बढ़ता जाएगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा. ऑन द अदर हैंड सिमिलरली इफ प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन, तो फिर क्या होगा, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई, और इसके अलावा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ई कम होती जाएगी, ई कम होती जाएगी तो एक्सेलरेशन कम होता जाएगा. राइट, दोनों केसेस में स्टूडेंट्स वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इधर भी वेलोसिटी बढ़ेगी और इधर भी वेलोसिटी बढ़ेगी. अब आप कहेंगे सर इधर तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि फर्स्ट ये पहले वेलोसिटी थी, अगर पहले एक्सेलरेशन था 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि पहले वेलोसिटी 1 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, फिर वेलोसिटी 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, फिर वेलोसिटी 1 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी. इधर क्या है जी, एक्सेलरेशन कम हो रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है. कैसे? पहले एक्सेलरेशन था 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका मतलब पहले वेलोसिटी बढ़ी 1 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी बढ़ी अगले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, और फिर वेलोसिटी बढ़ी अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड. जब तक एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होता वेलोसिटी डिक्रीज नहीं कर सकती. सो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट कर लीजिएगा. राइट, सो अब फाइनली हम जो है अपनी डिस्कशन का रुख मोड़ते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड दैट इज द जीरो फील्ड लोकेशन. जीरो फील्ड लोकेशन, जीरो फील्ड लोकेशन. समटाइम आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं डायग्राम से रिलेटेड और आपसे कहा जाता है कि बताएं कि जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ होगी. वंस अगेन द नेम जीरो फील्ड लोकेशन इंडिकेट्स दैट इट इज दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो. आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, सो F इज इक्वल टू क्यू ई. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे E जीरो होगा, वहाँ पे F भी जीरो होगा. राइट, अब जरा देखिए हम अपने इस टॉपिक को मुख्तलिफ केसेस में जो है वो डिस्कस करेंगे, और हमारा केस नंबर 1 है 2 इक्वल चार्जेस हैविंग सेम नेचर. दो चीजें स्टूडेंट, चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है एंड दे हैव द सेम नेचर. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक 3 कूलम चार्ज है और ये हमारे पास एक 3 कूलम चार्ज है, ये इनके सेंटर को ये लाइन ज्वाइन कर रही है. तो इस केस में वेयर विल बी द जीरो फील्ड लोकेशन? द जीरो फील्ड लोकेशन विल लाई एग्जैक्टली एट द सेंटर. तो सेंटर पे जीरो फील्ड लोकेशन होगी क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है. जहां जीरो फील्ड लोकेशन होती है वहां पे क्या होता है, दोनों की फील्ड, इफ दिस इज Q1 दिस इज Q2, दोनों की फील्ड बराबर होगी ना. राइट, तो ये सेंटर पर फील्ड बराबर होगी क्योंकि चार्जेस भी बराबर है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, KQ ओवर R स्क्वायर. देखिए दोनों चार्जेस भी बराबर हैं और दोनों का डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए. सो इन दिस केस जीरो फील्ड लोकेशन विल लाई एट सेंटर. दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन वी हैव टू इक्वल चार्जेस हैविंग सेम नेचर. राइट, सो ये हमारे पास केस 1 था. केस 2 हम कर लेते हैं व्हेन वी हैव टू इक्वल चार्जेस हैविंग ऑपोजिट नेचर. देखिए गौर करें, चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन नेचर में ऑपोजिट है. यानी कि अगर ये हमारे पास 3 कूलम चार्ज है और ये हमारे पास -3 कूलम चार्ज है एंड दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीस टू चार्जेस. अब जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ होगी? अब जीरो फील्ड लोकेशन यहाँ होगी? नो, यहाँ नहीं होगी. क्यों नहीं होगी स्टूडेंट? जहाँ पर आपने जीरो फील्ड लोकेशन या फील्ड देखने की हो तो इज्यूम किया करें कि वहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है. सो सपोज हमारे पास अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है तो ये नेगेटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा. तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती. नेट फोर्स जीरो यहाँ हो सकती है. देखिए अगर यहाँ पर चार्ज पड़ा था यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये वाला इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, नेट फोर्स जीरो. और जहाँ नेट फोर्स जीरो होगी ना वहाँ नेट फील्ड भी जीरो होगी. यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती, यहाँ पे नेट फील्ड भी जीरो नहीं हो सकती. अब यहाँ जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ होगी? यहाँ पे जीरो फील्ड लोकेशन होगी, इट्स अ डाइपोल बेसिकली. तो जीरो फील्ड लोकेशन ऑफ अ डाइपोल लाइज एट इंफिनिटी, यानी कि जहाँ पर ये दोनों चार्जेस की फील्ड से बाहर पॉइंट होगा वहाँ पर जीरो फील्ड लोकेशन लाई करेगी. अब ये दो केसेस हो गए. अब हम इनमें थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं टू अनइक्वल चार्जेस. केस 3 इज टू अनइक्वल चार्जेस हैविंग सेम नेचर. फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ज है +5 कूलम और ये वाला चार्ज है +3 कूलम और ये लाइन इनको मिला रही है. अब जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ होगी? अब मिडिल पे तो नहीं हो सकती क्योंकि दोनों चार्जेस बराबर थोड़ी. अगर मिडिल पे नहीं हो सकती, अब केस 3 हम डिस्कस करते हैं. वी हैव टू अनइक्वल चार्जेस हैविंग सेम नेचर. यानी कि सपोज हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, एक की चार्ज +5 कूलम है, दूसरे का चार्ज +3 कूलम है, एंड दिस इज द लाइन जॉइनिंग दीस टू चार्जेस. राइट, इनके दरमियान डिस्टेंस आ रहा है. अब जीरो फील्ड लोकेशन किधर होगी? अब जीरो फील्ड लोकेशन सेंटर में तो नहीं हो सकती क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है. क्या यहाँ हो सकती है? चलें चेक करते हैं. फर्स्ट कीजिए जीरो फील्ड लोकेशन यहाँ है. मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे जीरो फील्ड लोकेशन चेक करनी हो तो इज्यूम ये किया करते हैं कि वहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है. तो देखिए ये जो +5 कूलम चार्ज है ये इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और ये जो +3 कूलम चार्ज है ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा. आप जरा गौर कीजिए, मैंने 3 कूलम चार्ज के लिए जो फोर्स बनाई है उसकी लेंथ कम रखी है एज कंपेयर टू दिस वेक्टर. उसकी वजह ये है कि जहाँ पे रखा हुआ है टेस्ट चार्ज और ये सोर्स चार्ज, ये वाला जो डिस्टेंस है R2 ये ज़्यादा है और ये डिस्टेंस R1 कम है. और आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर. जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ फोर्स कम होती है. गौर करने की बात यह है क्योंकि यहाँ पर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती. तो अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती, नेट फील्ड भी जीरो नहीं हो सकती. यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि इसकी वजह से फील्ड और इसकी वजह से फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होगी. इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं जिनकी नेचर जो है वो सेम है तो जीरो फील्ड लोकेशन अभी भी हमारे पास इस लाइन के अंदर ही लाई करेगी, बिटवीन द टू चार्जेस ही लाई करेगी. लेकिन कहाँ लाई करेगी? नॉट एट द सेंटर, नियर द वीकर चार्ज.
अब ये नियर द वीकर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसको समझिएगा। देखिए जो फील्ड है वो ये, उसका फॉर्मूला ये है। जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ होगी, जहाँ दोनों फील्ड्स बराबर होंगी। जरा गौर कीजिए, इस चार्ज को यहाँ जीरो फील्ड लोकेशन होने का एक बेनिफिट है और एक नुकसान है। बेनिफिट ये है क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, लेकिन नुकसान ये है कि क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है, सपोज दिस इज Q1 एंड सपोज दिस इज Q2, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है R1 ये ज़्यादा है और ये जो डिस्टेंस है R2 को कम है, तो जीरो फील्ड लोकेशन जब यहाँ होगी एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज इसको होगा, एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसको होगा। इसको क्या डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसका चार्ज कम है तो फील्ड कम है, लेकिन इसको एडवांटेज क्या है यहाँ जीरो फील्ड लोकेशन होने का, क्योंकि आर कम है तो फील्ड ज़्यादा होगी। और इसी तरह से इसको यहाँ पर जीरो फील्ड लोकेशन का एक एडवांटेज ये है कि ये फासला ज़्यादा है तो फील्ड कम होगी, जबकि एक एडवांटेज ये है कि चार्ज ज़्यादा तो फील्ड जो है वो फील्ड ज़्यादा होगी। तो जीरो फील्ड लोकेशन अगर यहाँ है तो इसको एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पर इसको एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। जबकि उसके बरक्स अगर हम लेट अस सपोज जीरो फील्ड लोकेशन यहाँ रखते, जो कि नहीं हो सकती, इसको दोनों एडवांटेजेस थे जिसकी वजह से इसकी फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती। एक एडवांटेज इसका चार्ज ज़्यादा तो फील्ड ज़्यादा, दूसरा ये वाला डिस्टेंस कम एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस कम तो फील्ड ज़्यादा। तो इसको दोनों एडवांटेज हो जाते हैं, इसको दोनों डिसएडवांटेज हो सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ कि आप डिसीजन मेकिंग में जल्दी कर सकें। जैसे आपने देखा कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, सेम नेचर है और अनइक्वल है, तो जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ डिसाइड करेंगे, नियर द वीकर चार्ज बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये मैं रिजल्ट इसका लिख रहा हूँ, जीरो फील्ड लोकेशन विल लाई नियर वीकर चार्ज बिटवीन टू चार्जेस, राइट। सो ये हमारे पास जो है वो थर्ड केस। फोर्थ केस हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फोर्थ केस आएगा टू इक्वल, बल्कि हम फोर्थ केस जो है वो डिस्कस करते हैं कि टू अनइक्वल चार्जेस हैविंग ऑपोजिट नेचर। लीजिए चार्जेस भी अनइक्वल हैं और उनकी नेचर भी ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल ये दो चीज़ें देखिएगा, यानी कि ये है आपके पास चार्ज प्लस 5 कूलम और ये आपके पास चार्ज है Q2 माइनस 3 कूलम और ये इनको लाइन ज्वाइन कर रही है। अब जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ हो, अब जीरो फील्ड लोकेशन इन दो चार्जेस के दरमियान तो हो ही नहीं सकती। उसकी रीज़न क्या है, देखिए कहीं पे भी आप एज्यूम कर लीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ कर लेते हैं, या आप कहेंगे सर आपने कहा था नियर द वीकर चार्ज, चले यहाँ कर लेते हैं। तो क्या कहा मैंने कि जहाँ पे आपने जीरो फील्ड लोकेशन एज्यूम करनी होती है, आप एज्यूम करते हैं कि वहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। सो देखिए अगर यहाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करता और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता। तो क्योंकि दोनों चार्जेस की लगाई गई फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, लिहाजा दोनों चार्जेस की फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे सेम होती, तो फिर जीरो फील्ड हम ऑब्टेन नहीं कर सकते थे। याद रखिए जीरो फील्ड लोकेशन फॉर अनइक्वल चार्जेस हैविंग ऑपोजिट नेचर कैन नॉट लाई बिटवीन द टू चार्जेस। वो दो चार्जेस के दरमियान लाई नहीं करेगी, यानी कि यहाँ कहीं पे भी लाई नहीं करेगी। अच्छा जी, अगर कहीं पे भी लाई नहीं करेगी तो कहाँ लाई करेगी फिर, अगर यहाँ पे लाई नहीं करेगी, अब दो ऑप्शन रह गए हैं, या इधर होगी या इधर होगी। तो अभी हमने पहले ट्रिक सीखी थी नियर द वीकर चार्ज, तो जीरो फील्ड लोकेशन हमारे पास इधर होगी, यानी कि सपोज ये माइनस 3 कूलम चार्ज है, तो देखें माइनस 3 कूलम चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि जहाँ पे जीरो फील्ड लोकेशन एज्यूम करते हैं वहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देखते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। सो इफ द नेट फोर्स somehow on this charge will be zero, so net field will on this at this point will also be zero. So ये है जीरो फील्ड लोकेशन का कॉन्सेप्ट। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ और उस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं जीरो फील्ड लोकेशन का मकसद। मैं फर्स्ट कीजिए कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 is 16 माइक्रोकूलम एंड Q2 is लेट्स से 4 माइक्रोकूलम और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर। तो हमसे कहा जाता है कि वेयर द जीरो फील्ड लोकेशन लाइज। तो सपोज अब क्योंकि दो चार्जेस की सेम नेचर है तो फील्ड जो है वो बिटवीन द टू चार्जेस ही होगी, तो जीरो फील्ड लोकेशन नियर द वीकर चार्ज होगी। सो दिस डिस्टेंस विल बी R2। अब देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है D, राइट। तो R2 और सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारे पास X है, तो R2 क्या होगा D, इसको हम X कर लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम क्या कर लेते हैं X कर लेते हैं, राइट। सो ये D है ये X है, तो इतना डिस्टेंस ये क्या आ जाएगा D माइनस X आ जाएगा, यानी कि हमारे पास R1 इज X, राइट, एंड R2 इज D माइनस X। अब अगर जीरो फील्ड लोकेशन है इसका मतलब है दोनों फील्ड्स बराबर हैं, यानी कि E1 इज इक्वल टू E2, E1 इज इक्वल टू K Q1 ओवर R1 स्क्वायर, E2 इज इक्वल टू K Q2 ओवर R2 स्क्वायर। सो K तो K से कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 इज 16 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10 raised to power minus 6 ओवर R1 क्या है आपके पास ये X का स्क्वायर, Q2 इज 4 माइक्रोकूलम और R2 क्या है आपके पास D माइनस X का एज अ होल स्क्वायर। ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, यू विल गेट 4 ओवर X इज इक्वल टू 4 ओवर, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो जाएगा 4 ओवर X इज इक्वल टू 2 ओवर D माइनस X, तो जाएगा 4D माइनस 4X इज इक्वल टू 2X। सो इट मीन्स दैट 4D इज इक्वल टू 6X और X विल बी इक्वल टू X हमारे पास आ जाएगा 4D बाई 6, तो 4D इज व्हाट, D इज 3 ओवर 6, तो 3 टू द 6 एंड 4 बाई 2 आ जाएगा 2। तो X जो है वो हमारे पास 2 है। अब X क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम Q1 चार्ज, इसका मतलब है जो जीरो फील्ड लोकेशन है, जीरो फील्ड लोकेशन का डिस्टेंस Q1 से 2 मीटर है, तो फिर ये D3 है ये 2 है, तो Q2 से डिस्टेंस कितना होगा 1 मीटर होगा। अब मैं सवाल दोनों तरीके से पूछ सकता हूँ, मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि जीरो फील्ड लोकेशन फ्रॉम चार्ज Q2 तो आप कहेंगे 1 मीटर, अगर मैं कहूँगा जीरो फील्ड लोकेशन फ्रॉम चार्ज Q1 तो आप कहोगे 2 मीटर। अभी मैंने आपको डिटेल से समझाया, द चॉइस इज वेरी इजी वेरी फास्ट। आपने जस्ट जीरो फील्ड लोकेशन डिसाइड करनी है, आपने R1 यहाँ पे क्या था जी, यहाँ पे R1 X था। जीरो फील्ड इसके साथ स्टेप्स नोट कर लें पहले कि सबसे पहले डायग्राम को गौर से समझें, जीरो फील्ड लोकेशन का पॉइंट डिसाइड करें, उसके बाद R1 और R2 मेजर करें जो बनते हैं, उसके बाद E1 इज इक्वल टू E2 करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास जीरो फील्ड लोकेशन की पॉइंट आ जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर अबाउट जीरो फील्ड लोकेशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सम टाइम डायग्राम दी गई होती है और आपने जस्ट ये बताना होता है कि जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, दिस इज -3 कूलम चार्ज, दिस इज -6 कूलम चार्ज। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए होते हैं जी, A
बी, सी एंड डी। और वो आपसे कहेगा वेयर द जीरो फील्ड लोकेशन कैन लाई। सो अगर दो चार्जेस सेम है तो जीरो फील्ड लोकेशन जो है वो बिटवीन द टू चार्जेस आती होती है, सेम इन नेचर है, और किस तरह होती है नियर द वीकर चार्ज। सो इसमें इस क्वेश्चन के आंसर में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। सो दीस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड अगर आपको इसकी लॉजिक समझ आ गई है। सो अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज की। बंद कर। सो ये वही एमसीक्यू है जो हमने किया था। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस 16 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 मीटर। जीरो फील्ड लोकेशन स्पॉट विल बी, देखें, बिटवीन द चार्जेस एंड 1 मीटर फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज या फिर 2 मीटर फ्रॉम द लार्जर चार्ज। तो फिर ये डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन था हमारे पास कि इफ f इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर r स्क्वायर देन f ओवर q1 विल बी इक्वल टू। सो देखिए अगर f इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर r स्क्वायर है तो f ओवर q1 किसके बराबर आएगा? या देगा k q2 ओवर r स्क्वायर, या याद देगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 ओवर r स्क्वायर। और ये क्या होती है? ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और यहाँ जो चार्ज पड़ा होता है फील्ड उसकी वजह से होती है, यानी कि ये वाला चार्ज कौन सा होता है? ये सोर्स चार्ज होता है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि f ओवर q1 क्या है तो आप क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसने जनरेट की है? Q2 ने जनरेट किया। जो यहाँ लिखा होता है चार्ज उसकी वजह से फील्ड होती है, जो यहाँ लिखा हुआ चार्ज होता है उस पर फोर्स लग रही होती है, राइट। सो क्योंकि आपसे पूछा गया है f ओवर q1 तो वो बराबर है k q2 ओवर r स्क्वायर। सो दिस इज द फील्ड जनरेटेड बाय चार्ज q2, ये आपने ख्याल रखना है, राइट। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन देखिएगा। 2 point charges minus 2q and plus q are situated as shown, at which point could be the resultant electric field due to these charges. So this is minus 2q and this is plus q, and we have the points. This is A, right? This is B, this is C, and this point is point D. तो बताइए, देखें ऑपोजिट चार्जेस हैं, ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, तो जीरो फील्ड लोकेशन दरमियान में तो नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते बी और सी। तो या तो इस तरफ होगी या तो इस तरफ होगी, और किस तरफ होगी? नियर द वीकर चार्ज होगी, तो पॉइंट डी पर होगी, बिकॉज इसके नजदीक इसके कंपैरिजन में ये वीकर चार्ज है। सो द जीरो फील्ड लोकेशन विल बी एट पॉइंट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एन इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स अ रीजन इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब इन विच देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डायरेक्ट एज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल पाथ फॉर द बीम। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इस तरफ मूव करेगा, यानी कि वो टुवर्ड्स आर मूव करेगा। एक्स से पाथ किस तरफ होगा? टुवर्ड्स आर होगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैन एक्ट एज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ चार्ज, 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर इज डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 2 into 10⁻⁵ कूलम। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला k q ओवर r स्क्वायर है। यू विल जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर ऑफ अल्फा। और एक और क्वेश्चन देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द टेस्ट चार्ज टू बी स्मॉल, ताकि जो सोर्स चार्ज है उसकी फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके। तो इसका ऑप्शन ही राइट ऑप्शन आएगा, सो दैट द टेस्ट चार्ज डज नॉट डिस्टर्ब और डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट्स फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स को क्लियर किया। एक टॉपिक रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, लेकिन उससे पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ना है और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो होगा भी इसी बारे में। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स अल्लाह हाफिज़।